हेलो टीम, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वाई आई चूज़ फॉर एवर। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जब भी हम किसी नए पर्सन को बिजनेस बताते हैं तो उस के माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि मैं फॉर एवर को चूज़ क्यों करूँ। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके ड्रीम के बारे में बातें करते हैं, उसको हम फॉर एवर के बारे में बताते हैं। बट कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, जिस जिस चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चीज़ का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आप सबको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो अगर मैं बात करूं, अगर यूनिवर्सिटी में, अगर बड़े बड़े कॉलेज में अगर कोई कोर्स लॉन्च हुआ है, कोई डिग्री लॉन्च हुई है, कोई डिप्लोमा लॉन्च हुआ है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने उस पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डीपली नॉलेज देनी है कि क्यों इसका आने वाले टाइम में फ्यूचर है, क्यों ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा हर एक पर्सन की लाइफ में। तो हमने उसको ये क्लियर करना है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो कहीं ना कहीं हम इसके उलट ही घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग हमारी बात नहीं मानते। तो आज हम बात करने वाले हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। इससे पहले मैं बात करूंगा कुछ प्रैक्टिकल बातें जो एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग को लगाना है, डायरी पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आपकी टीम के भी काम आएगी और आपके भी। अगर आपने लिखी होगी तो आपके बार बार काम आएगी, नहीं तो आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा और आपको बातें याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आज ESBI जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने 21st सेंचुरी किताब लिखी है। 21st सेंचुरी किताब के बाद इन्होंने रिच डैड पुअर डैड, इनकी जो पहली किताब थी उसके बाद इन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये इनकी बहुत ही अल्टीमेट बुक है। अगर आपके पास है तो आप उसको रीड ज़रूर करना, नहीं है तो आप उसको ज़रूर बाय करें, रीड ज़रूर करें। इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये एक वो पर्सन है जिन्होंने 47 ईयर की एज में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया था बिजनेस करने के बाद। तो अपने 16-17 साल की बिजनेस की जर्नी के बाद इन्होंने जब इस किताब को लिखा तो इन्होंने क्या किया, लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 4 तरह के ही लोग हैं जो काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जिनके पैसा कमाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो इनके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है जिसमें एम्प्लॉय आते हैं, और सेकंड में सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो मार्केट है जो वो एम्प्लॉय से भरी हुई है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि एक बच्चे को बचपन में ही तैयार किया जाता है कि एम्प्लॉय के लिए उसके माइंड में जॉब वर्ड को ऐसे घुसा दिया जाता है कि बचपन से बड़े होने तक उसके माइंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि मैंने बड़े होकर मैंने जॉब करनी है। इसीलिए आज के टाइम पे लोग प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई कैसी भी जॉब हो, उनके माइंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैंने जॉब ही करनी है। उसके बाद जब एक बच्चा काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जॉब नहीं ढूंढ पाता, उसको जॉब नहीं मिलती, वो खुद को टर्न करता है जिस सेल्फ एम्प्लॉय में। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होता है जिसकी खुद की कोई शॉप होती है, चाहे वो किराना है, चाहे कपड़ों की दुकान है, चाहे वो मोबाइल की शॉप है, तो चाहे वो कोई डॉक्टर है। इवन कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपनी जॉब के बाद अपनी दुकान ओपन करते हैं, उनको भी हम सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की शॉप होती है। उसके बाद आता है बिजनेस कैटेगरी। अगर वो पर्सन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो उसकी जो बिजनेस कैटेगरी है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको हम बिजनेस ओनर कहेंगे। और अगर वही पर्सन कल को बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो पर्सन इन्वेस्टर बनता है। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। ये दो कैटेगरी हैं जो एक आम इंसान, एक नॉर्मल पर्सन चूज करता है। बट हम इनके ऑपोजिट आज बात करेंगे। एम्प्लॉय के ऑपोजिट क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉय के ऑपोजिट क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे। एक बहुत बड़ा सवाल है हर एक पर्सन के लिए, हर एक यूथ के लिए, कि आज के टाइम पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका मेन जो कारण है हर एक पर्सन के माइंड में, वो है जी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ा रही है ना। बट आज इस सेशन में मैं आपके सारे वो एक जो डाउट है ना मन में, मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो प्राइवेट का हो, हर एक चीज़ आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे के कारण का पता करेंगे। कि अगर आप गूगल करें, गूगल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं हाउ मैनी कॉलेज इन इंडिया
2021 तक की अगर आप चेक करेंगे तो 45,000 डिग्री कॉलेज हैं हमारे पूरे इंडिया में, 1,000 यूनिवर्सिटी हैं और 1500 टॉप इंस्टीट्यूट हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा कॉलेज हैं हमारे पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, और उसमें कितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इस टाइम भी। तो इंडिया में काफ़ी तरह की डिग्रीज़ हैं, है ना, डिप्लोमा है, कोर्स है। तो हर एक पर्सन यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहा है, तो सबको पता है कि वो कोई ना कोई स्टडी कर रहा है। कोई बीए कर रहा होगा, कोई कोई बीकॉम, कोई बीबीए, कोई एमबीए, कोई एमए कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक इंसान कोई ना कोई जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ स्टडी कर रहा है। कोई स्टडी कर रहा है, कोई साथ साथ में कुछ और भी कर रहा है। तो इंडिया में हर एक पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इतनी सारी डिग्री होने के बावजूद, क्या आपको पता है जी स्टूडेंट रेट एवरी ईयर कितना होता है इंडिया में? अगर हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया में हर साल कितने बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट निकलती है इंडिया में हर साल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने 10 ऐसी कॉमन डिग्रीज़ को मैंने चूज़ किया है जो हर एक पर्सन कर रहा है। आप सब में से कोई ना कोई इसको कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं बीसीए, बीबीए, बीकॉम, है ना, एमसीए, एमबीए, तो कोई ना कोई इसको कर रहा होगा। तो जस्ट सपोज करते हैं कि किसी क्लास में हो सकता है कि 20 बच्चे हों, किसी में 30 हो, किसी में 40, किसी में 50 हो सकता है किसी में 60 भी हो सकते हैं, 70 भी, 100 भी हो सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे लेते हैं सबके सब सारी की सारी क्लास में 50 बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं बीसीए से लेकर एमए तक। हर एक क्लास में 50 बच्चे हैं। तो इंडिया में कितने कॉलेज हैं? 45,000। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक कॉलेज में सिर्फ बीसीए ही हो रही है और दूसरे में बीबीए हो रही है। नहीं, हर कॉलेज में बीसीए से लेकर एमए तक हर तरह की डिग्री होती है और वहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है। तो अगर हर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 45,000 कॉलेज में इतने सारे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं हर अलग अलग तरह के, तो आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हो गए। एक क्लास में ही आप चेक कर लें 22.5 लाख बच्चे हैं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मैंने 10 डिग्री में चूज़ करी है, तो 2,25,00,000 यहाँ पे बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 डिग्री में सिर्फ 2,25,00,000 बच्चे निकले हैं। बट आपको बता दूं इसके अलावा भी और बहुत बहुत सारी डिग्रीज हैं जिनमें इंजीनियर भी आती है ना, और भी काफ़ी सारी डिग्रीज हैं, सिविल भी आती है। तो आप देखें कितने सारे बच्चे होंगे कि जो हर साल पास आउट होकर निकलते हैं बाहर, है ना, मार्केट में जॉब लेने के लिए। जैसे ही कोई फाइनल से पास आउट होकर निकलता है, वहाँ पे कोई और फाइनल में एंटर होता है। तो ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर 2,25,00,000 बच्चे हर साल जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में निकलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं अगर इसमें से मैं सपोज करता हूं कि 1 करोड़ बच्चों को हर साल जॉब मिलती है। जस्ट एक इमेजिन करते हैं, वैसे इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। जस्ट आप इमेजिन करें अगर 1 करोड़ लोगों को भी इंडिया में जॉब मिल रही है हर साल, तो उसमें से जो बाकी बच गए 1,25,00,000, उनका क्या बनेगा? वो क्या करेंगे आने वाले टाइम में? तो यही एक रीज़न है कि हर साल ये जो नंबर है ये बढ़ेगा। हर साल अगर हम लेके चलें कि हर साल अगर 2,25,00,000 बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और 1 करोड़ बच्चों को ही जॉब मिल रही है, तो जो बचते जा रहे हैं उनका क्या बनेगा? यही है जी मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का। अब यहाँ पे लोगों का कहना क्या है जी कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अपना रोल प्ले कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, किसी पर्सन को जॉब कब मिलती है? किसी भी पर्सन को जॉब तब मिलती है जब कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है। जब एक बंदा एक बिजनेस खड़ा करता है, उस बिजनेस के लिए वो लोगों को ढूंढता है, उसको लेबर चाहिए, वहाँ पे 5-10 हज़ार लोग उसको चाहिए, उसको इंजीनियर चाहिए 10 से 15-20 उसको इंजीनियर चाहिए, तब जाके किसी बंदे को जॉब मिलती है। बट हमारी गवर्नमेंट तो बार बार ट्राई कर रही है कि यार कोई ना कोई बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में अपना जो प्लांट लगाए। जस्ट इमेजिन करते हैं कि बाहर से किसी बड़े पर्सन ने, जस्ट मान लेते हैं कि एलोन मस्क आ गया इंडिया में, उसने अपनी एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, उसने अपना एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया और उसने वहाँ पर 50,000 लोगों को जॉब के लिए बुलाया। अब मुझे बताओ वो 50,000 बंदे कौन होंगे? वो इंजीनियर होंगे या वो लेबर होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो 50,000 बंदे लेबर होंगे, ना कि इंजीनियर। उसकी पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ कम से कम 50 इंजीनियर में भी ज़्यादा होंगे, बट अगर मैं लेके चलूँ 50 इंजीनियर अगर उसको लग रहे हैं तो बाकी तो लेबर होंगे।
तो लेबर वाले बंदे कौन से होते हैं? लेबर वाले बंदे वो होते हैं जिन्होंने 12th करी होती है, जिन्होंने BA करी होती है, जो उससे भी कम, है ना। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इतने सारे लोग इंजीनियर करके पास आउट हो रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को जॉब कैसे मिलेगी? कोई भी इंडस्ट्री इतने सारे लोगों को जॉब दे ही नहीं सकती, चाहे जितनी भी इंडस्ट्री खड़ी हो जाए, गवर्नमेंट जितना भी जोर लगा ले, इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे सकती। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हर साल स्टेट बाय स्टेट जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अगर इस चीज़ की क्लैरिटी हमें होगी तभी हम अपनी लाइफ में कुछ और ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे, नहीं तो हम सारी उम्र जॉब में फंसे रहेंगे, जॉब को ढूंढने के चक्कर में। तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि जॉब के अलावा मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है। उसके आगे अगर हम बात करें, स्कूल कभी बंद नहीं होंगे, कॉलेज कभी बंद नहीं होंगे, यूनिवर्सिटीज़ कभी बंद नहीं होंगी। यहाँ से बच्चे पास आउट होकर निकलते रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी। इस चीज़ को हमने समझना है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में एक रूल है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका एक फ्यूचर डिसाइड कर दिया जाता है कि अब ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बट क्या वो फैमिली उस बच्चे से कभी पूछती है कि बेटा तूने बड़ा होकर क्या करना है? अगर उस बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, उसके इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बड़ा किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रोल है ये कम हो सकता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को कि तेरे 95 आने चाहिए, तेरे 98 आने चाहिए, तेरे 100% आने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी प्रेशर के चक्कर में आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं था उनको उनमें ज़बरदस्ती धकेला गया, और आज वो क्या कर रहे हैं, 8,000 की नौकरी में के लिए लगे MBA PhD। ये लोगों ने प्रेशर में करी है और उनको इस चीज़ के लिए कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट उन्होंने अपनी फैमिली को दिखाने के लिए डिग्री करी हुई है। यही वो रीज़न है कि आज ये लोग 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो ऐसी लाइन में नहीं लगते, वो ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आगे अगर हम चलें तो भारत में हर साल बहुत सारे लोगों को जॉब गंवानी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हो चुकी है। कोरोना के बाद भी काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई है, मार्केट काफ़ी डाउन है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जॉब आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी, हमें खुद और जो रास्ते हमें वो देखने पड़ेंगे। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की ज़रूरत। जो लोग टीचर बनने की सोच रहे हैं तो आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा लो कि आप जिस लाइन में जा रहे हैं उस लाइन में आने वाले टाइम में स्कोप नहीं होंगे। ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने वो उनके लिए जॉब ख़त्म कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव और टोल प्लाजा फ्रॉम ऑल नेशनल हाईवे। ये न्यूज़ आपको पता ही होगा कि बहुत जल्दी डिजिटल टोल आने वाले हैं। डिजिटल जो चालान काटे जाते हैं वो लगने वाले हैं। चंडीगढ़ में लग चुके हैं, पंजाब में बहुत जल्दी लगने वाले हैं। और इससे भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। जहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट का एक नया दौर शुरू होने वाला। आपको पता होगा इंडिया में कितने सारे टोल हैं। उसके बाद जब एक बच्चा काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, जब उसको कुछ लाइफ में नहीं हासिल होता, जो पेरेंट्स की, जो अपनी फैमिली की डिज़ायर को वो पूरा करना चाहता है, उसके बाद वो बच्चे कर लेता है सुसाइड। ये हमारी सोसाइटी की एक सैड रियलिटी है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि हर साल कितने बच्चे प्रेशराइज में, जब वो कुछ नहीं कर पाते, जब उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि तेरे 95% मार्क नहीं आए तो कुछ नहीं। यही एक रीज़न है कि इंडिया में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ क्या होती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है कि दिल्ली के इस स्कूल में 99.8% की कट ऑफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बंदे का स्कूल है, उस स्कूल में स्टूडेंट कितने चाहिए जी? सिर्फ 50। बट उस स्कूल में स्टूडेंट हैं वो जा रहे हैं 500 कि हमें एडमिशन चाहिए। तो स्कूल वहाँ पे परेशान हो गया कि यार मुझे तो 50 बच्चे चाहिए बट यहाँ पे 500 आ रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक कट ऑफ निकालते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं कि अगर आपकी 98.99% है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो इस इतनी बड़ी कट ऑफ के चक्कर में बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है। बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, उनका मेंटल लेवल जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है। और जब वो अपनी वो डिज़ायर परसेंटेज को नहीं हासिल कर पाते तो उनको लगता है कि इसके आगे मेरा फ्यूचर ख़त्म है, और वो लोग क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोग सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन चुके हैं। उनके माइंड में कुछ प्रैक्टिकल थिंक है ही नहीं। उनको लगता है कि जॉब के आगे कुछ है ही नहीं। बट हमें कुछ और भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, झाड़ू लगाने की नौकरी के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। समझ रहे आप?
तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ बेरोजगारी दर में भारत एशिया में शीर्ष पर, भाई इंडिया टॉप पर है, वो भी बेरोजगारी के दम पर। ठीक है जी, इसको अगर कम लेके आना है तो आज हमें अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नए ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो नए ऑप्शन दिखाने के लिए हमें पहले खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी बंदे को बताना कैसे है। बेरोजगार होने के सिर्फ दो ही कारण है, या तो आप खाली घर पे बैठे हो, या तो आपकी मेहनत की दिशा गलत है। तो अगर किसी इंसान ने अपनी जो दिशा है वो चेंज कर ली तो उसकी जो दशा है वो बढ़िया हो सकती है, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकंड बात करते हैं, जॉब वाला मैंने आपको वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड अभी बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमें कल को जॉब नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, दुकान ओपन कर लेंगे, ये मार्केट ओपन कर लेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। बट आज के टाइम पे एक ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको हम दुकानदारी बोलते हैं, जिसको हम छोटी सी दुकान बोलते हैं, वो भी करना बहुत मुश्किल है। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे जो ज़मीन है, एक दुकान ओपन करनी है पहले हमें ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो ज़मीन की कॉस्ट आप पहले मार्केट में पता करें कितनी है। एक दुकान की कीमत अगर मैं अपने एरिया में बात करें तो 35 से 40 लाख है, जस्ट एक दुकान। एक दुकान के लिए अगर आपने जगह लेनी है तो उस जगह की कीमत अगर मैंने की थी, मैं आपको बता रहा हूँ, 35 लाख है। उसके बाद उसके ऊपर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, वहाँ पर भी पैसा लगेगा। फिटिंग करवानी है आपने अपनी शॉप के अकॉर्डिंग कि मैंने वहाँ पे कपड़ा रखना है, मोबाइल रखना है, या राशन रखना है, कुछ भी, वो सारा होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा, क्योंकि खाली दुकान से काम नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे 5, 10, 15, 20 लाख का वहाँ पे राशन डालना पड़ेगा, मोबाइल रखने पड़ेंगे, कपड़े रखने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, आगे ग्राहक आएगा। फिर आपको वहाँ पे खुद सेल्समैन वाला काम भी करना पड़ेगा, लोगों के साथ आपको डील करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो वो सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक मेंटेनिंग, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सामान कम हुआ है कौन सा नहीं। उसके बाद आपको एवरी मंथ स्टॉक रखना भी पड़ेगा, मंगवाना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि कंपटीशन जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आज आप सोच रहे हो कि मैं कपड़ों की दुकान ओपन करूंगा, तो मार्केट में कपड़ों की दुकान काफ़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने राशन की दुकान ओपन करनी है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा राशन की दुकान है। हर एक तरह की जो दुकान है मार्केट में वो ओपन हो चुकी है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने ओपन करनी है तो आपको लिमिटेड एरिया में एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जो दुकान है एक लिमिटेड एरिया में है तो 50 किलोमीटर दूर से कोई बंदा आपके पास राशन लेने नहीं आएगा, आपके पास आपके लोकल का ही बंदा आएगा। तो आपके लोकल में जो ऑलरेडी एक बंदा बैठा है वो अपना ग्राहक आपके पास क्यों जाने देगा। तो उस एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिस्क लेना पड़ेगा दुकान ओपन करने का, और वहाँ पर आपको लगेगा टू मच टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा आपको टाइम लगेगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आज के टाइम पे एक छोटी दुकान भी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसके फ़ायदे क्या हैं, अब चलो दुकान अगर आपने ओपन कर लिया उसके फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके फ़ायदे क्या है जी, आप खुद के बॉस होंगे वहाँ पे। क्या आपको लगता है आप वहाँ पे खुद के बॉस होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पे खुद के बॉस नहीं होंगे, आप वहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आपने अपने आप को काम पे रखा है। मतलब कि अगर आप दुकान पर जाएंगे, दुकान का शटर ओपन करेंगे, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाएंगे, बैठेंगे, तभी ग्राहक आएगा, तभी पैसा आएगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने समझना है। सेकंड, आपको वहाँ से पैसिव इनकम मिल सकती है। क्या आपको लगता है पैसिव इनकम मिलेगी? नहीं, आपको वहाँ पर मिलेगी एक्टिव इनकम। जब तक आप उस दुकान पर बैठेंगे आपके पास ग्राहक आएगा, आपके पास पैसा आएगा। अगर आप दुकान पे नहीं, आप थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, आपकी दुकान बंद है, आप कहीं शादी पे चले गए, घूमने चले गए, तो आपका जो ग्राहक है वो किसी और के पास जाएगा, फिर आपके पास वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए। तो अगर आपने दुकानदारी करनी, आपको इतना सारा करना पड़ेगा, तो ये भी आज के टाइम पे लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि रिस्क बहुत है। तो उसके बाद अगर हम बात करें दुकानदारों की ही बात कर लेते हैं, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। तो ऑनलाइन साइट्स ने ऑलरेडी दुकानदारों का काम काफ़ी ठप कर दिया। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो ये काफ़ी मुश्किल आज के टाइम पे। ऑनलाइन सिस्टम काफ़ी एडवांस हो रहा है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो हमें यहीं से ही खुद की क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि कितना ज़्यादा दौर चेंज हो चुका है। हम 21st सेंचुरी हैं, तो अगर 21st सेंचुरी में ग्रो करना है तो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है, वाई गवर्नमेंट वांट बिजनेसमैन। अब पहले जो अगर मैं बात करूँ, पहले 70-80 साल पहले का जो टाइम था वो एक बिजनेस का दौर था, क्योंकि उस टाइम पे लोग अपनी अपनी चीज़ें बेचा करते थे। अगर कोई मिट्टी के बर्तन बना के बेच रहा था, कोई अपना गेहूँ बेच रहा था, कोई दालें बेच रहा था, कोई चावल। उसके बाद लोगों के माइंड में क्या आ गया, जॉब माइंडसेट आ गया।
तो लोग जॉब के पीछे भागे। बट अभी जो दौर है वो बिजनेस का आ चुका है फिर से। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है कि हर एक पर्सन बिजनेस करे, बिजनेस करने में उसका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे हम आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी के साथ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फादर एंड सन की स्टोरी। एक बार एक आदमी था, उसके दो बेटे थे, एक था बेटा राम और एक था बेटा श्याम। तो दोनों बच्चे 18 साल के हो गए और बेटा राम ने क्या कर दिया, बेटा राम ने काम करना शुरू कर दिया और अपने पापा को पैसे देना शुरू कर दिया। और जो बेटा श्याम था वो हर चीज़ के लिए वो अपने पापा से पैसे मांग रहा था कि पापा मैंने रिचार्ज करवाना है, पापा मैंने बाइक में मैंने तेल डलवाना है, मैंने कपड़े लेने हैं, मैंने घूमने जाना है, मेरे को पैसे चाहिए यहाँ वहाँ। तो अब आप मुझे बताओ, बेटा राम पापा को पैसे दे रहा है और बेटा श्याम जो है वो पापा से पैसे मांग रहा है। आप बताओ पापा को कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा होगा, बेटा राम या बेटा श्याम? कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के दो तरह के बेटे हैं। एक वो बेटे हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ पीपल पेइंग इनकम टैक्स इन इंडिया 2.5%। 2.5% जो लोग हैं जो इंडिया में टैक्स पे करते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के वो बेटा राम है। और 97.5% वो लोग हैं जो ना तो टैक्स भरते हैं, फिर वो बातें भी करते हैं, फिर वो जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में बातें भी करते हैं, वो बेटा श्याम है। तो आपने यहाँ पर चूज़ करना है कि आपने बेटा राम बनना है या आपने बेटा श्याम बनना है, बातें करने वाला बनना है या आपने काम करके उसको कमा के देने वाला बनना है। तो इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेटा राम का दर्जा मिला हुआ है। वो कौन से लोग हैं? वो ये लोग हैं अजीम प्रेम जी, ये विप्रो के ओनर हैं। इन्होंने लास्ट ईयर कितना डोनेशन दिया जी, 9,713 करोड़। आप जस्ट इमेजिन करें, 9,713 करोड़ इस बंदे ने डोनेशन दिया है। हो सकता है कि इस बंदे के कारण ही किसी के घर में फ्री राशन आया हो, फ्री गैस आई हो, फ्री बिजली दी हो, तो कुछ भी है ना, तो वो इनके पैसों से आ रहा है। उसके बाद ये जो पर्सन है इसने 1263 दिए हैं, HCL के ओनर हैं मुकेश अंबानी। लोग इनको गाली निकालते हैं बट कहीं ना कहीं इनके दिए गए पैसे से ही लोगों के घर में पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पेंशन अगर आ रहे हैं वो इनके कारण ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग हर साल डोनेशन देते हैं। टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट इनके डोनेशन की बात कर रहा हूँ। टैक्स तो इनका लाखों करोड़ों में होता है, ये तो जस्ट इनका डोनेशन है। कोरोना में ये वो लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे और गवर्नमेंट ने इनका साथ लिया हर सिचुएशन में, क्योंकि उनके बेटा राम है। और ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग बिजनेस करते हैं, ये सभी लोग जॉब के पीछे नहीं भागे। इन लोगों ने अपने एक डायरेक्शन चूज़ करे बिजनेस की, और वहाँ पे क्या किया, उन्होंने अपना जोर लगाया, मेहनत करी, और आज ये खुद भी फाइनेंशियली फ्री हैं और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप बिजनेस करेंगे कल को आप भी बढ़िया होंगे और आपके द्वारा हमारी जो सरकार वो भी बढ़िया चलेगी और देश काफ़ी बढ़िया चलेगा, देश में और कोई रोड़ा रप्पा नहीं होगा। तो इनके बारे में हर एक पर्सन जानता है। रतन ये वो पर्सनैलिटी है जो हर साल अपने 60% अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दो जो ऐसे ही दान करते हैं गरीबों में। तो आप देख सकते हैं सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने कोरोना में गवर्नमेंट का साथ दिया हर एक चीज़ में। अब सबके घरों में राशन भी आ रहा है, आज भी आ रहा है, कईयों को फ्री बिजली आ रही है, कईयों के घर पे तो पेंशन भी आ रही है। अगर मैं लेके चलूँ कि अगर 10 करोड़ लोग एवरी मंथ पेंशन ले रहे हैं, अगर मैं 1500 रुपये अब लेके चलूँ, अगर 10 करोड़ लोग एवरी मंथ पेंशन ले रहे हैं तो 10 से आप मल्टीप्लाई करें, हर साल गवर्नमेंट 15,000 करोड़ लोगों को सिर्फ पेंशन दे रहे हैं। और पेंशन सिर्फ एक तरह की नहीं है, पेंशन बहुत तरह की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट पेंशन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधवा पेंशन भी ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की पेंशन ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट इतना सारा पैसा कैसे दे रही है? अब कई बार क्या होता है, बाढ़ आती है, कई जगह पर नुकसान होता है, कई बार पुल गिरते हैं, कहीं पर ज़मीन काफ़ी ख़राब होती है। बड़े बड़े जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट खुद करता है। वो गवर्नमेंट कहाँ से करता है? वो इनके पैसों से करती है, इनके टैक्स से और इनके दिए गए चैरिटी से। बट हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मांगने वाले हैं, है ना, हम सभी मांगने वाले कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी को छोड़ें और कुछ करने के बारे में सोचें, गवर्नमेंट को डेवलप करने के बारे में सोचें। उसके बारे में अगर बात करूँ नेक्स्ट, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये जो आपने पीछे लोग देखे हैं, आज इनकी नेटवर्क इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि इनके पास एक नेटवर्क है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना नेटवर्क बड़ा करूँ, इस जॉब के पीछे नहीं भागे। अगर आप अपना नेटवर्क बड़ा करने के बारे में सोचेंगे तो कल को एक ऐसा टाइम आएगा कि आप
इस बेटा नाम वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड पीपल फॉर नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। तो आप नेटवर्क के लिए काम करें, ना कि जॉब के लिए। वाई गवर्नमेंट प्रमोट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी के MBA के चैप्टर में जो डायरेक्ट सेलिंग की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे ही शोलिनी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुकी है। शोलिनी में अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, शोलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल की टॉप की यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, काफ़ी नंबर 3rd पर आती है। तो आप देख सकते हैं कि शोलिनी में डिप्लोमा जो स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, ये 1 साल का है और इसकी पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 75,000 है। मतलब कि जो चीज़ आपको डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो आपको फ्री में सिखा रही है, यही इंडस्ट्री अगर आपने कॉलेज में जाके सीखने तो आपको 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। तो डिसाइड आपने करना है। उसके बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्यों उसके बारे में बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि फिक्की एंड KPMG ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हैंडल करती है। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि आने वाले टाइम में 2025 तक जो है ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बनने वाली है और तकरीबन 2 करोड़ लोग अब तक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं और यहाँ पे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए एक गोल्डन टाइम है, क्योंकि यहाँ पर 60% जो काम करने वाले हैं वो गर्ल्स हैं, वो वुमेंस हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये हर एक के लिए इक्वल है। उसके बाद मिस्टर अमिताभ कांत एक IAS ऑफिसर हैं, इनकी वर्डिंग सुन लें। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर द डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। मतलब कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया की इकॉनमी को कोई बढ़ावा देगा तो वो डायरेक्ट सेलर होंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोगों ने ग्रो किया है उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा और क्या क्या स्पेशलाइज इंडस्ट्री में वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये जो पर्सन है मिस्टर अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ लोकसभा, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर हैं ये। इनकी भी एक बहुत बड़ी स्पीच आई थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेट पे पड़ी है, यूट्यूब के ऊपर आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब अमीर जो बंदे होते हैं, जो अरबपति बंदे होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनकी वर्डिंग क्या है। एक बिजनेसमैन कभी अपने लिए काम नहीं करता, बिजनेसमैन हमेशा दूसरों के लिए काम करता। तो ओयो के मालिक की जो वर्डिंग है वो क्या है, समस्या को ढूंढो और उसका समाधान दो। हर एक बिजनेसमैन ने किसी ना किसी प्रॉब्लम को देखा, उस पर काम किया, उसको आगे सोल्यूशन दिया। लोग क्या चाहते हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम बहुत था बट उनको क्या चाहिए, उनको सोल्यूशन चाहिए। तो ओयो ने क्या सोल्यूशन दिया लोगों को कि जब लोग ट्रैवल करते थे उनको होटल नहीं मिलता था टाइम पर, होटल में जाके चेक करना पड़ता कि कहाँ पर रूम खाली कहाँ पर नहीं। पर इन्होंने क्या किया, एक ऐप बनाया और एक नेटवर्क खड़ा किया, किसका, होटल्स का। होटल की एक नेटवर्क खड़ा किया, दूसरी लैंग्वेज में एक चेन खड़ी की, और आज आप देख सकते हैं ये बंदा कहाँ पर है। उसके बाद पेटीएम, लोगों को बड़ी बड़ी लाइन में लगना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पर इन्होंने क्या किया, पेटीएम बनाया और उसको ऑनलाइन कर दिया। तो इन दोनों की वर्डिंग क्या है, समस्या और ज़रूरत। तो आज के टाइम पर लोगों की समस्या क्या है, वेल्थ, ज़रूरत क्या है, हेल्थ। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कंपनी के पास है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो 44 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और ये पूरी दुनिया में टॉप की इंडस्ट्री है। ऑलरेडी 160 से भी ज़्यादा कंट्री में एक्सपैंड हो चुकी है। और फॉरएवर, अब हम बात करने वाले हैं वाई फॉरएवर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सोलनी में इसकी जो स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, ये हम सबको पता है। बट इनमें जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं उनमें किस कंपनी का नाम है जो टॉप पर है, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए कि डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी है वो हमारी है टॉप पर। उसके बाद फॉरएवर का एक ग्लोबली मार्केट प्लान है, मार्केट एक मैप है, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुकी है। उसके बाद अगर बात करूँ वाई फॉरएवर, ये है मेन पॉइंट फॉरएवर का। अगर आप फॉरएवर करते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी जो टेंशन है वो ख़त्म होती है। सबसे पहले फॉरएवर ने एक बिज़नेस करने का मौका दिया आपको। अगर आपने ज़ीरो से एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कुछ आगे बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो बनाने के लिए कंपनी ने क्या लगाया जी, एलोवेरा। वो फील्ड जो है वो कंपनी के खुद के अपने हैं, हमने उसको नहीं खरीदना, उसकी देखभाल नहीं करनी, उसकी कल्टीवेशन नहीं करनी, उसको हमने साफ़ नहीं करना, उसको हमने स्टेबलाइज नहीं करना, टेस्टिंग नहीं करनी, फिलिंग नहीं करनी, सीलिंग नहीं करनी, पैकेजिंग नहीं करनी, पैलेटिंग नहीं करनी, शिपिंग एंड डिलीवर नहीं करना हमने।
हमने जस्ट क्या करना है, हमने इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना है। ये सारा सारा काम कंपनी ने खुद करना है। मतलब क्या जी कि 95% काम कंपनी ने कर दिया हो, बस 5% काम जो है वो हमारा है। उसके बाद अगर बात करूँ, एक ये इतना यूज़र फ्रेंडली मार्केट प्लान है पूरी दुनिया में, जिसको यूज़ करने के बाद, जिसके ऊपर काम करने के बाद हर एक पर्सन ने यहाँ पर ग्रो किया है। कंट्री ऑलरेडी 60 देशों में एक्सपेंड कर चुकी है, और कंपनी जो है वो आपको भी मौका देती है कि आप भी अपने घर पे बैठे बैठे 160 देशों में काम कर सकते हो। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, अगर आपके पास जूम है तो आप ऑनलाइन करें, अगर आपकी इंग्लिश बेटर है किसी भी कंट्री में आप एक्सपेंड करें। यहाँ पर ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं है, कोई स्टार्टर किट आपने बाय नहीं करनी, कोई रेन्यूअल फीस नहीं आपने लेनी, आपने कोई वेयर हाउस भी नहीं आपने लेना। सारा का सारा काम कंपनी ने करा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद होम बेस्ड बिजनेस है। अगर कोई वाइफ है वो अपने घर से करना चाहते है, वो घर से भी कर सकती है। कोई स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है साथ साथ में, वो घर से काम करना चाहता है, वो घर से भी कर सकता है। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी की सारी ट्रेनिंग यहाँ पे फ्री मिलती है, कुछ भी यहाँ पे हम चार्ज नहीं करते हैं। एवरीबडी कैन डील विद डायरेक्टली विद फॉरएवर। हर एक पर्सन जो है वो फॉरएवर के साथ इक्वल ही है जुड़ा हुआ, जैसे आप, जैसे मैं, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए इक्वल है, मार्केट प्लेस सबके लिए सेम है। जो हर एक चीज़ है कंपनी में वो हर एक पर्सन के लिए बिल्कुल सेम है। नो रिवर्स फ्रॉम योर लेवल, कभी भी आप अपने लेवल से पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा आप आगे ही जाएंगे। और रॉयल्टी इनकम है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि रॉयल्टी इनकम इंडस्ट्री में किसी को नहीं मिलती, सिर्फ 2 लोगों को मिलती है, एक सिंगर को और एक राइटर को। बट फॉरएवर में आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले बताया कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप घूमते घूमते भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। उसके बाद बिजनेस कैन बी इनहेरिट बाय अ फैमिली मेम्बर। आपके बाद आपका जो बिजनेस है वो आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन इनहेरिट कर सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आपके बाद आपकी मदर, फादर, ब्रदर, भाई इनको जा सकता है। अगर आप मैरिड हो, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद अब आपके पास ड्रीम भी है और आपके पास एक ड्राइव भी है जो आपके वो ड्रीम को पूरा कर सकती है। तो फॉरएवर ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है जी अपनी ड्रीम पूरा करने का। तो आपका फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। अब जिन लोगों ने आज से अगर मैं बात करूँ, इंडिया में कंपनी को स्टार्ट हुए 23 साल हो चुके हैं, इस साल इसको 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंडिया में कंपनी को 23 साल हो चुके हैं। तो अब तक अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने कंपनी के साथ काम किया पिछले 20 साल से, 23 साल से, पिछले 5 साल से, 8 साल से, आज वो लोग कहाँ पर ग्रो कर चुके हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सुनील गुप्ता जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये वो पर्सन है, जब कंपनी सन 2000 में इंडिया में लॉन्च हुई थी, ये वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज तक ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और अब तक का मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 करोड़ से ज़्यादा ये कमा चुके हैं। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है, और ये आज के टाइम में टोटली फ्री हैं। उसके बाद सौर्य सिन्हा जी हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा कमा चुके हैं। मिस्टर मनदीप कंबोज जी हमारे ग्रेट मेंटोर हैं। इनके बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये वो पर्सनैलिटी जिन्होंने क्या किया थी, MBA करी, MBA में टॉप किया, टॉप करने के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी MNC में काम किया। 10-12 साल जब इन्होंने काम किया, तो 10-12 साल काम करने के बाद इनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी था, और उस टाइम पर इनके पास आई जी एक फॉरएवर को जब इन्होंने देखा, अंडरस्टैंड किया, 6 मंथ प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड किया, साथ साथ में जो फॉरएवर का जो अल्टीमेट न्यूट्रिशन है उसको यूज़ किया, रिजल्ट मिलने के बाद एक डिसीज़न लिया कि अगर मैं लाइफ में बिजनेस करना चाहूँगा, इस कंपनी के साथ करना चाहूँगा। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया। तो उस टाइम पे इनकी जो जॉब थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की थी। तो 1.5 लाख की सैलरी पर छोड़ना, इनकी वाइफ भी थी, इनके बच्चे भी थे उस टाइम के ऊपर, बट एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। बट आज इस इंडस्ट्री में इनको 12-13 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मंथली 10 लाख से ज़्यादा इनकी इनकम है, बहुत बड़ी टीम है, खुद भी कामयाब हुए, अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने कामयाब किया। इनकी टेस्टिमनी आप ज़रूर सुनना। उसके बाद पंकज गुप्ता सर है जी। मनदीप कंबोज सर कॉर्पोरेट सेक्टर से थे, बट पंकज गुप्ता सर एक गवर्नमेंट सेक्टर से थे, कस्टम ऑफिसर थे। तो कस्टम ऑफिसर होते हैं, तो इनकी सैलरी भी काफ़ी हाई होती है, तकरीबन 1 लाख को टच करते हैं। बट इनकी जो लास्ट जो सैलरी थी वो 90,000 थी। तो 90,000 की सैलरी को करने के बाद फॉरएवर में आए थे। तो अब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, फॉरएवर में इनको
15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, करोड़पति यहाँ से बन चुके हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ आज इनकी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टीम फायर के बारे में, तो टीम फायर एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आज से 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले कुछ यंगस्टर ने इस टीम को स्टार्ट किया था, जिनकी एज महज ही 20, 21, 22, 23 साल की थी। तो उन्होंने डिसीज़न लिया था कि इस इंडस्ट्री में हम उन लोगों को मौका देंगे ग्रो करने के लिए, जिनमें एक तो जुनून काफ़ी होता है लाइफ में कुछ ग्रो करने का, और जिनमें एनर्जी काफ़ी होती है। तो इन्होंने यंगस्टर की टीम बनाई। तो मनप्रीत सिंह औजला सर, आज इनकी एज आई थिंक 28 ईयर की है, बट आज यहाँ पे इस बिजनेस में करोड़पति बन चुके हैं। जसप्रीत सर है, उसके बाद गुरिंदर सर हैं, ओंकार सर है। ये टीम फायर के कोर लीडर हैं जो पूरी टीम को हैंडल करते हैं, कैसे सिखाना है, कैसे उनको आगे ग्रो करना है, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी है, सारा ये देखते हैं। नवनीत सर है यहाँ पे, विशाल सोडी सर है, उसके बाद जसप्रीत सर हैं, सुरिंदर सिंह सर है। तो ये सारे पर्सन जो है ये फॉरएवर की टॉप की क्रीम है, और फॉरएवर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कि एवरी मंथ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हर सिंगल मंथ में ज्वाइन कर रहे हैं। और ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को फिलअप करते हैं और ज्वाइन करते हैं, नहीं, ये वो लोग हैं जो फॉर्म फिलअप करने के बाद डिसीज़न लेते हैं और 2 सीसी का बिजनेस जो है उसको डन करने के बाद अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं। ये वो लोग हैं, और यही वो लोग हैं जिन्होंने ये सारी की सारी जो प्रैक्टिकल थी उनको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उन्होंने डिसीज़न लिया था। तो आपने भी सेम ऐसे ही डिसीज़न लेना है। इफ़ यू वांट टू वर्क फास्ट, अगर आपने तेज चलना है तो आप अकेले चलें, बट अगर आपने दूर जाना है, लंबा जाना है, तो आप क्या करें, आप एक साथ चलें, क्योंकि टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क। अगर आपने अपने ड्रीम पूरे करने आपको टीम में काम करना पड़ेगा, तो फॉरएवर आपको टीम वर्क करने का मौका देती है। तो आई होप कि आज की इस ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ बातें आपने नहीं सीखी होंगी। जो आपने सीखा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस नॉलेज को आगे अपनी टीम के साथ शेयर करें। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखा है तो डिसीज़न लें, स्टार्ट करें, नेटवर्क बिल्ड करें, दूसरों को भी मौका दे ग्रो करने का, और खुद भी ग्रो करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ट्रेनिंग में जल्दी मिलेंगे।